Hello everyone. In this video we will cover the topic मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। इस वीडियो के अंदर हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को पढ़ेंगे, उसकी डेफिनेशन, कॉजेस, पैथोफिजियोलॉजी, डायग्नोसिस और मैनेजमेंट सबको एक एक करके डिटेल में कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि मायोकार्डियल क्या होता है। मायोकार्डियल जो होता है वो होती है हार्ट की टिश्यूज़। तो ये जो भी हार्ट है हमारा, इसकी जो भी टिश्यूज़ है उनको हम बोलते हैं मायोकार्डियल टिश्यूज़। और इन्फार्क्शन क्या होता है? इन्फार्क्शन मतलब कि कोई भी टिश्यू को जो ब्लड सप्लाई पहुंच रही है वो कम्प्लीटली बंद हो जाना। यानी कि जब कोई भी टिश्यू है उसको जो ब्लड सप्लाई पहुंच रही है वो कम्प्लीटली बंद हो जाएगी या किसी क्लॉट बनने की वजह से कम्प्लीटली स्टॉप हो जाएगी, तो उसको बोलेंगे इन्फार्क्शन। इस इन्फार्क्शन की वजह से जो सेल्स और टिश्यू होती है उनकी डेथ हो जाती है। अब आपको मायोकार्डियल वर्ड का मतलब समझ आ गया होगा। इसका मतलब होता है कि हार्ट की टिश्यूज़ को जो ब्लड सप्लाई मिल रही है वो कम्प्लीटली बंद हो जाना। इसी को हम बोलते हैं हार्ट अटैक। नाउ अब इसकी डेफिनेशन को कैसे लिखना है वो समझेंगे। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कॉमनली नोन एज हार्ट अटैक, इसी को हम हार्ट अटैक भी बोलते हैं। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और एमआई इज़ अ कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है in which death or necrosis of myocardial tissue occur due to prolonged decrease or insufficient blood flow through the coronary arteries may be because of atherosclerosis। यानी कि इसका मतलब है कि जो कोरोनरी आर्टरीज होती है, जो हार्ट की टिश्यूज़ को ब्लड सप्लाई करती है, उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम आने की वजह से, उसके अंदर कोई भी ब्लॉकेज आने की वजह से जब हार्ट की टिश्यूज़ को ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती है तो वहाँ के टिश्यूज़ की डेथ हो जाती है और उस डेथ को हम बोलते हैं नेक्रोसिस। यानी कि वहाँ पे टिश्यूज़ की डेथ हो चुकी है, उस कंडीशन को बोलेंगे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। अब इसके क्या क्या कुछ कॉजेज़ होते हैं। ये जो कोरोनरी आर्टरीज़ है इनके अंदर ब्लॉकेज किस किस कारण की वजह से आ सकता है। फर्स्ट, एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब होता है कि जो कोरोनरी आर्टरीज़ है या कोरोनरी ब्लड वेसल्स है उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल और फैट का डिपोजिशन हो जाना कोरोनरी ब्लड वेसल्स को नैरो बना देता है। और जब ये ब्लड वेसल्स नैरो हो जाती है तो इनके अंदर की जो ब्लड सप्लाई है वो बहुत कम होने लग जाती है। सेकंड है थ्रोम्बस फॉर्मेशन। जब कोई भी ब्लड वेसल्स के अंदर कोई भी क्लॉट बन जाता है, थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो जाता है, तो उस वजह से ब्लड सप्लाई रुक जाती है और हार्ट अटैक पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकता है। एक और कॉज है वो है एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म यानी कि जब कोई भी क्लॉट ब्लड वेसल के अंदर ट्रैवल करता हुआ आता है और किसी ब्लड वेसल के अंदर स्टक हो जाता है, उस वजह से जो ब्लड सप्लाई रुक जाती है उसको हम बोलते हैं एम्बोलिज्म। नाउ वेसोस्पाज्म, जो ब्लड वेसल्स होती है अगर वो अचानक से स्पाज्म हो जाए या नैरो हो जाए तो उसे हम बोलेंगे वेसोस्पाज्म। अब बात करते हैं कुछ ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स की। क्या क्या कॉजेज़ देखने को मिलते हैं, इसके क्या क्या कॉजेज़ होते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के। जो फर्स्ट कॉज है वो है हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। यानी कि अगर पेशेंट की बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई है तो पेशेंट को हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सेकंड है प्रोलोंग्ड हाइपरटेंशन। अगर बहुत लंबे समय से ब्लड प्रेशर हाई है पेशेंट के अंदर तो उसे भी हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। थर्ड जो हमारे पास कॉज होता है वो होता है सिगरेट स्मोकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम फॉर एज ग्रुप ऑफ 30 to 40 ईयर्स। यानी कि अगर लंबे समय तक सिगरेट स्मोकिंग कर रहा है कोई पर्सन तो उसके अंदर भी हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जेंडर मेल और मोर इफ़ेक्टिव। यानी कि मेल के अंदर ये जो हार्ट अटैक आने की जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं कंपेयर टू वुमेन। नेक्स्ट कॉज है डायबिटीज़ मेलाइटस। अगर डायबिटीज़ है अगर किसी पेशेंट को लंबे समय से तो उसके अंदर भी ये हार्ट अटैक होने के चांसेस हाई रहते हैं। ओबेसिटी, अगर कोई पर्सन ओवरवेट है या बहुत ज़्यादा मोटा है तो उसके अंदर भी हार्ट अटैक आने के चांस ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट, अगर स्ट्रेस की कंडीशन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है कोई, तो वो एक कॉज हो सकता है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, अगर गलत लाइफस्टाइल फॉलो कर रहा है पर्सन तो उसको भी चांसेस हाई रहते हैं। स्मोकिंग, फिज़िकल इनएक्टिविटी, अगर फिज़िकल इनएक्टिविटी या लैक ऑफ एक्सरसाइज है तो वहाँ पे भी चांसेस हाई रहते हैं, इसलिए एक्सरसाइज करना इम्पॉर्टेंट है। फैमिली हिस्ट्री और एज और जेंडर, अगर फैमिली में किसी को भी पहले कोई भी कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है
तो जो फ्यूचर में जो भी उसका जो उसके ऑफस्प्रिंग्स होंगे, जो उसके डॉटर्स होंगे, उनको भी चांसेस हाई रहेंगे हार्ट अटैक आने के। लैक ऑफ ईस्ट्रोजन हार्मोन इन वुमेन, अगर वुमेन्स के अंदर ईस्ट्रोजन हार्मोन कम है तो उनके अंदर भी हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। अब बात करेंगे साइन एंड सिम्टम्स की। क्या क्या सिम्टम्स शो करता है पेशेंट हार्ट अटैक का। फर्स्ट हमारे पास है चेस्ट पेन नॉट रिलीव्ड लॉन्गर देन 30 मिनट्स। अगर 30 मिनट से ज़्यादा चेस्ट पेन किसी पेशेंट के अंदर है तो उसको हार्ट अटैक आया है। एंशियस एंड रेस्टलेसनेस, अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा एंशियस हो जाएगा, इसके अंदर रेस्टलेसनेस, वो चैन से बैठ नहीं पाएगा। डाइफोरेसिस, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्वेटिंग देखने को मिलेगी। डाइफोरेसिस का मतलब होता है यानी कि बहुत ज़्यादा पसीना देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर। कूल डेमी मॉइस्ट स्किन हो जाएगी, कूल स्किन हो जाएगी बहुत ज़्यादा। एंड फेशियल प्यूलर पेन में रेडिएटेड टू लेफ्ट कॉम, राइट आर्म, शोल्डर, नेक, बैक एंड जॉ, यानी कि जो चेस्ट पेन होगा वो धीरे धीरे रेडिएट करेगा शोल्डर्स में, बैक में, एंड जो पेन है वो सब तरफ फैल जाएगा। नेक्स्ट है कूल कामी स्किन बिकॉज ऑफ डाइफोरेसिस की वजह से जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा कूल हो जाएगी। पेशेंट फील कोल्ड, पेशेंट को कोल्ड फील होगा। हाई ब्लड रेट या हाई ब्लड प्रेशर देखने को मिलेगा। रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज देखने को मिलेगी। ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा। वीकनेस देखने को मिलेगी पेशेंट के अंदर। एंड फटीग एंड वॉमिटिंग भी देखने को मिलेगी। सो ये सारे साइन एंड सिम्टम्स हैं हमारे पास हार्ट अटैक के। अब हम बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी की। सो किसी पेशेंट के अंदर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कैसे होता है वो हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस, कोरोनरी थ्रोम्बस, ये दोनों, या फिर डिक्रीज ब्लड फ्लो यानी कि कार्डियोजेनिक शॉक। इन कंडीशंस की वजह से क्या होगा कि जो रिड्यूस्ड मायोकार्डियल ब्लड सप्लाई एंड इंक्रीज्ड मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि जो मायोकार्डियल ब्लड सप्लाई है, जो हार्ट की टिश्यूज़ को जो ब्लड सप्लाई पहुंच रही है वो कम हो जाएगी, और हार्ट की टिश्यूज़ के अंदर जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। एंड उसकी वजह से आगे चल के मायोकार्डियल इस्चीमिया देखने को मिलेगा। यानी कि इस्चीमिया वर्ड का मतलब होता है कि जो ब्लड सप्लाई है वो रिड्यूस हो चुकी है। एंड इन्फाक्शन मतलब होता है कि ब्लड सप्लाई कम्प्लीटली बंद हो चुकी है और वहाँ के टिश्यूज़ की डेथ हो चुकी है। सो इसकी वजह से मायोकार्डियल इस्चीमिया देखने को मिलेगा। देन जो प्लग होगा यानी कि जो हमारे पास जो ब्लड वेसल्स है उसके अंदर जो प्लग बना हुआ होगा, अगर वो रप्चर हो जाएगा तो वहाँ पे और प्लेटिलेट्स का एक्यूमुलेशन देखने को मिलेगा और थ्रोम्बस फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। इसलिए यहाँ पे लिखा है प्लग रप्चर एंड थ्रोम्बोजेनेसिस, यानी कि थ्रोम्बस का फॉर्मेशन होगा। थ्रोम्बस का फॉर्मेशन होने की वजह से एक परमानेंट थ्रोम्बस बनेगा, मायोकार्डियल इस्चीमिया देखने को मिलेगा। देन मिलेगा हमें देखने को मायोकार्डियल सेल नेक्रोसिस। मायोकार्डियल सेल नेक्रोसिस का मतलब है कि जब हार्ट के जो ब्लड वेसल्स के थ्रू जो हार्ट को ब्लड सर्कुलेशन पहुंच रहा है वो कम्प्लीटली बंद हो जाएगा और सेल्स की डेथ हो जाएगी। इसकी वजह से हमें यहाँ पे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन देखने को मिलेगा। सो आई होप आपको पैथोफिजियोलॉजी समझ आई होगी ना। अब हम बात करेंगे डायग्नोस्टिक इवोल्यूशंस के बारे में। क्या क्या टेस्ट और प्रोसीजर्स हम परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, स्ट्रेस टेस्ट, इकोकार्डियोग्राम, चेस्ट एक्सरे, कोरोनरी एंजियोग्राफी, एमआरआई, होल्टर मॉनिटरिंग, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बात करेंगे ब्लड टेस्ट की। तो ब्लड के अंदर हम जनरली जो देखेंगे वो है फैट, कोलेस्ट्रॉल लेवल। नेक्स्ट कार्डिक एंजाइम्स का लेवल देखेंगे। कार्डिक एंजाइम्स का लेवल, कौन कौन से एंजाइम्स का लेवल देखेंगे, ट्रोपोनिन, मायोग्लोबिन, सी रिएक्टिव प्रोटीन एंड होमोसिस्टीन लेवल। पीईटी, पोस्ट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी। पोस्ट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी एक डायग्नोसिस है, वो भी हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। अब हम बात करेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट्स की। क्या क्या सर्जरीज करी जाती हैं यहाँ पे। कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी की जाती है यहाँ पे। परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, ये सर्जरी भी यहाँ पे परफॉर्म की जाती है। कोरोनरी आर्टरी एथरेक्टोमी एंड कोरोनरी आर्टरी एथरेक्टोमी भी की जाती है। अब बात करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट्स की। क्या फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट्स होता है यहाँ पे। जब पेशेंट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के अंदर होता है तो उसको क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है।
ऑक्सीजन थेरापी 3 लीटर बाय नेजल कैन्युला, ऑक्सीजन थेरापी दी जाती है पेशेंट को। नेक्स्ट थ्रोम्बोलाइटिक थेरापी, यहाँ पे हम सारी ड्रग्स के जो काम होते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। थ्रोम्बोलाइटिक थेरापी मतलब क्या होता है कि ब्लड वेसल के अंदर जो क्लॉट बन चुका है उस क्लॉट को तोड़ने के लिए जो थेरापी दी जाती है वो होती है थ्रोम्बोलाइटिक थेरापी। उसके अंदर क्या क्या होता है, यूरोकाइनेस दी जाती है, स्ट्रेप्टोकाइनेस दी जाती है एंड टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर भी दिया जाता है। नाउ नेक्स्ट होता है सीडेटिव्स क्या होता है, सीडेटिव्स वो ड्रग्स होती है जो दी जाती है पेन को रिलीव करने के लिए, यानी कि मॉर्फिन दी जाती है पेन को रिलीव करने के लिए। वेसोडाइलेटर्स दी जाती है ब्लड वेसल्स को डायलेट करने के लिए, ताकि जो ब्लड सप्लाई है वो प्रॉपरली हो पाए। वेसोडाइलेटर्स कौन सी होती है, नाइट्रोग्लाइसरीन, ACE इनहिबिटर एंड बीटा ब्लॉकिंग एजेंट्स, ये दोनों भी मेडिकेशंस दी जाती है। ACE इनहिबिटर कौन सी होती है, कैप्टोप्रिल, इनैलोप्रिल एंड बीटा ब्लॉकिंग एजेंट्स कौन सी होती है, प्रोपेनॉल, एटिनॉल एंड मेटाप्रोलॉल। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एंटीकोएगुलेंट्स वो एजेंट्स होते हैं जो ब्लड क्लॉट को फॉर्म होने से रोकते हैं, जैसे हिपैरिन एंड वारफेरिन। नेक्स्ट कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स यहाँ पे दिए जाएंगे जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम करती है पेशेंट के अंदर, सच एज स्टैटिन्स। सो ये सारे कुछ फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट्स थे। अब बात करेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में। सो नर्सिंग मैनेजमेंट कौन कौन से होते हैं और क्या क्या होते हैं। आइडेंटिफाई पेशेंट हिस्ट्री ऑफ एनी कार्डिक डिजीज़, पेशेंट के अंदर अगर कोई भी पास्ट कार्डिक डिजीज़ है तो उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए नर्स को। चेक वाइटल साइंस को चेक करना चाहिए। एडमिनिस्टर ड्रग प्रिस्क्राइब्ड बाय फिजिशियन के द्वारा जो भी ड्रग दी गई है उन सबको एडमिनिस्टर करना चाहिए। कंसल्ट और डाउट विथ फिजिशियन रिगार्डिंग मेडिकेशंस, अगर मेडिकेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है नर्स को तो उसे फिजिशियन से कंसल्ट करना चाहिए। असेस पेन को असेस करना चाहिए, पेशेंट को कितना पेन हो रहा है। प्रोवाइड बेड रेस्ट, पेशेंट को बेड रेस्ट प्रोवाइड करवाना चाहिए। एडमिनिस्टर ऑक्सीजन एट 31 मिनट बाय नेजल कैन्युला के थ्रू ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करना चाहिए पेशेंट को। एडमिनिस्टर नाइट्रोग्लाइसरीन, जो नाइट्रोग्लाइसरीन है उसे एडमिनिस्टर करना चाहिए। प्रिस्क्राइब्ड टू डायलेट द कोरोनरी आर्टरीज, जो कोरोनरी आर्टरीज को डायलेट करने के लिए दी गई है ताकि मायोकार्डियल जो चेस्ट पेन है उसके अंदर रिलीफ देखने को मिले। ऑब्टेन 12 लीड ECG को ऑब्टेन करना है। प्रोवाइड कंटिन्यूअस कार्डियक मॉनिटरिंग को करते रहना है। एंड इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट रिगार्डिंग प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन, जो भी पेशेंट है उसको मेडिकेशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देनी है। नेक्स्ट प्रोवाइड डाइट इंस्ट्रक्शन टू द क्लाइंट, स्ट्रेसिंग द डाइटरी चेंजेस आर नॉट टेम्पररी एंड मस्ट बी मेंटेन फॉर लाइफ, यानी कि पेशेंट को ये चीज़ इन्फॉर्म करनी है या फिर ये इंस्ट्रक्शंस देने हैं कि जो डाइटरी चेंजेस किए गए हैं डिजीज़ के रिगार्डिंग वो लाइफ टाइम फॉलो करने हैं। नेक्स्ट असेस द क्लाइंट टू आइडेंटिफाई रिस्क फैक्टर्स दैट कैन बी मॉडिफाइड, पेशेंट से बात करनी है और क्या क्या जो भी गलत आदतें हैं या सेडेंटरी लाइफस्टाइल है लाइक सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहल इनटेक, उन सब के बारे में पता करना है और उनको उसे छोड़ने के लिए इनकरेज करना है। असेस द क्लाइंट टू चेंज लाइफस्टाइल टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ रिस्क फैक्टर्स जो होते हैं उनको कम करने के लिए, लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए इनकरेज करना है पेशेंट को। नेक्स्ट इंस्ट्रक्ट क्लाइंट पेशेंट फैमिली, जो क्लाइंट है या पेशेंट की जो फैमिली है उनको इंस्ट्रक्ट करना है या उनको बताना है अबाउट फॉलोइंग प्रॉपर डाइट और अवॉइडिंग हार्मफुल मील एंड अबाउट परफॉर्मिंग माइल्ड एक्सरसाइज, यानी कि जो प्रॉपर डाइट है उसको फॉलो करना है, माइल्ड एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। इन सारी चीज़ों को करने के लिए पेशेंट की जो फैमिली है उनको इन्फॉर्म करना है। सो ये हमारे पास कुछ नर्सिंग रोल्स थे। सो आई होप आपको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।